हेलो। जब एटमॉस्फेयर में एक अनयूजुअल कामनेस होती है तो अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, अ लल बिफोर अ स्टॉर्म। हिंदी में अगर इसका तर्जुमा करें तो शायद हम कह सकते हैं कि एक ऐसी खामोशी जो कि तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है। तूफान से आने के पहले की खामोशी मतलब हेलो, वेलकम टू फोर फिंगर्स फॉर्मूला एपिसोड 55। अंग्रेजी में एक कहावत है जो कि मैंने इंट्रो में कहा अभी कि लल बिफोर स्टॉर्म। कई दफ़ा एक ऐसी खामोशी होती है जिसके पीछे एक बहुत बड़े तूफान के आने की आशंका होती है। ऐसा कुछ मैंने महसूस किया और आज सुबह तो बहुत ज़्यादा महसूस किया जब एक हमारे दोस्त उन्होंने व्हाट्सएप पर एक लंबी सी एक पूरा कमेंट, एक काइंड ऑफ ए ऑलमोस्ट ए आर्टिकल इन बुलेट पॉइंट्स मेरे पास भेजा। बहुत ही लंबा था, मैंने ध्यान से पढ़ा। किस बारे में था? ये जो हमारी बॉम्बे में जो मेट्रो सर्विस है, मेट्रो 3, वो काफ़ी तैयार हो गई है, बल्कि उसके टेस्ट भी हो गए थे, लेकिन उसकी कार शेड अभी तक नहीं बनी थी। ये कार शेड शुरू में सोचा गया था कि आर्य मिल कॉलोनी में बनाई जाए, पर उसका बहुत प्रतिरोध हुआ था। उसके खिलाफ बहुत एनजीओज़ ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे और उसको जब उद्धव गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया था और नई जगह तलाश करनी शुरू की थी। तो ये जो मैसेज आई सुबह सुबह, ये एक लंबा संदेश था, एक तरह का की पूरी मुहिम थी जिसमें एनजीओज़ को उनकी बैशिंग की गई थी, उनको डिस्क्रेडिट किया गया था पूरी तरह से, और इस बात की तारीफ की गई थी कि फिर से आर्य मिल कॉलोनी में ही उसके लाने की कोशिश हो रही है। कोशिश नहीं बल्कि डिसीजन लिया जा चुका है। एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंशन दैट पिछले थर्सडे, पिछले वीक 30 जून को, मतलब आज से एग्जैक्टली एक वीक पहले, आज 6 जुलाई है जब हम इसे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये फ्राइडे को आएगा, आने वाले फ्राइडे को। लेकिन पिछले हफ्ते थर्सडे को 30 जून के दिन जो नई सरकार है, शिंदे सरकार, आई विल नॉट गो हाउ इट वाज फॉर्म्ड, उस बैकग्राउंड में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 30 जून को जब उसको शपथ दी गई तो फ़ौरन के फ़ौरन कैबिनेट मीटिंग हुई 1-2 घंटे बाद ही, और उस कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे पहला डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, वो था आर्य मिल कॉलोनी में मेट्रो की कार शेड को फिर से लाया जाना। मेट्रो के जो कार शेड है, इसका बहुत बड़ा विरोध इसलिए हुआ था कि ये इट वाज कंसिडर्ड टू बी ए काइंड ऑफ ए लंग, ए काइंड ऑफ ए ग्रीन लंग फॉर बढ़ती हुई जो ट्रैफिक और शोर शराबा और बड़ी बड़ी इमारतें और इंडस्ट्रीज़ बॉम्बे में हैं, तो उसके लिए एक ग्रीन लंग के तौर पर उसको बहुत से एनजीओज़ ने मिल कर के उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन जो फडणवीस साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी थी, और इजाज़त देने के लिए क्योंकि प्रतिरोध तब भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो एक अजीब चीज़ हुई थी व्हेन फडणवीस गवर्नमेंट वाज स्टिल इन पावर, कि एक दफ़ा पता चला कि रात के अंधेरे में बहुत सारे पेड़ चुपके से आके, कोई बहुत सारे लोग पेड़ काट गए, हज़ारों पेड़ काट दिए गए। उसमें बहुत शोर मचा और एकदम फिर उसके बाद काम रुक गया। रात के अंधेरे में पेड़ काटना, ये एक बहुत ही ऑलमोस्ट अंडरवर्ल्ड जैसी सिचुएशन महसूस हुई,
और लोग बहुत सतर्क हो गए, बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बहुत प्रतिरोध हुआ और वो काम रुक गया। फिर उद्धव की गवर्नमेंट आ गई, उद्धव ठाकरे साहब की गवर्नमेंट। और क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब जो हैं, उनकी गवर्नमेंट आने से पहले भी इसके फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने भी ये किया कि जैसे ही गवर्नमेंट आई तो उसके जो अर्ली डिसीजंस हुए उसमें आर्य मिल्क कॉलोनी में जो कार शेड बनने वाली थी उस स्कीम को रद्द कर दिया गया, काम रोक दिया गया और नई जगह की तलाश करना शुरू हुआ। नई जगह आसानी से मिली नहीं। एक लास्ट में कंजूर मार्ग में कार शेड लाने की पूरी योजना, पूरी प्लानिंग तैयार हो गई थी, लेकिन वहाँ भी कुछ लोगों ने मिल करके कुछ तरह की लीगल अड़चनें डालनी शुरू कर दी कि चूँकि जो एरिया था वो जिस शख्स का था, जिन लोगों का था, वो जो मालिक था उस एरिया का, पहले तो तैयार था पर वो अचानक अड़ गया और उसने मना कर दिया। तो वो चीज़ कारशेड की बात अभी भी चल ही रही थी कि उद्धव की गवर्नमेंट गिर गई और नई गवर्नमेंट ने जैसे वो आए और आकर के फिर से आर्य मिल्क कॉलोनी को फिर से चालू कर दिया, लागू कर दिया, उसको अपनी इजाज़त दे दी। और ये जो सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज आई वो उसको जस्टिफाई करने के लिए था। और पूरी मैसेज में एक बार बार इस बात को कहा गया कि जो एनजीओज हैं वो भारत की जो डेवलपमेंट है उसको रोकना चाहते हैं और हम सबको मिलकर इन एनजीओज को कि इनकी बुराई करनी चाहिए और उनके खिलाफ मुहिम तक खड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट लाइक अंडरवर्ल्ड। उन्हें बार बार माफिया कहा गया कि एनजीओ माफिया चल रहा है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि एनजीओ माफिया कहा जा रहा है उन्हें, जो कि सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एनजीओज कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं होते, हमारे ही लोग होते हैं जिन्हें अपने पर्यावरण की को साफ रखने के प्रति चिंता होती है। ये वो एनजीओज हैं और इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी। अब अगर फिर से वो चालू किया जाएगा तो इसका नुकसान बहुत गहरा होगा, हम सबको सहना पड़ेगा। और मैंने क्यों कहा कि इट सीम्स टू बी लल बिफोर द स्टॉर्म, बिकॉज these demonstrations will increase in intensity और एक असंतोष की बहुत बड़ा दौर, a campaign of unhappiness is bound to get going in a big scale। और ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है बहुत बड़ी अशांति का। सवाल ये उठता है कि ये क्यों किया जा रहा है और किसको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इससे? क्या वाकई इससे हमारी जो डेवलपमेंट है उसकी बात सोची जा रही है या इसके पीछे कुछ और है? इसके लिए ये सोचना ज़रूरी है कि मेट्रो के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन है। मेट्रो में 59% शेयर्स रिलायंस कंपनी के हैं, अनिल अंबानी वाली रिलायंस। तो घूम फिर के बात वहीं आ गई कि ये समझा जा रहा है कि जो हमारी आज की गवर्नमेंट है, स्पेशली यूनियन गवर्नमेंट और ऑल्सो बीजेपी गवर्नमेंट एज सच, इज ए क्लाइंट स्टेट, क्लाइंट गवर्नमेंट। किसी और के लिए काम किया जा रहा है। ये जो आरोप है, ये जो लांछन है, ये बार बार उठ रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स घूम फिर कर 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जाते हैं। गुजरात के मिस्टर गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, बड़े बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट सडनली पूरी रातों रात उनको दे दिए जाते हैं और रातों रात पूरी तस्वीर बदल दी जाती है। रातों रात अंधेरे में ला करके दरख्त के बाद में दरख्त, ट्रीज आफ्टर ट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज कैन बी कट सो दैट इट बिकम्स ए फेक हम प्ले कि भाई ये तो अब हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन यही आशंका है, यही संकेत देती है बहुत बड़े तूफान का, जिसके लिए बहुत सचेत रहना पड़ेगा। दूसरी चीज जो बड़ी आशंकित करती है वो ये कि कहीं इसके पीछे जानबूझकर दूसरी बात भी नहीं है क्या, कि कहीं अभी जो गवर्नमेंट बनी है इसके पीछे जो बल है वो बीजेपी का, ये सब जानते हैं। जो चीफ मिनिस्टर साहब बनाए गए हैं वो शिंदे साहब हैं,
लेकिन एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को गिरवाया, और उसके पीछे बीजेपी की सपोर्ट है, क्योंकि बीजेपी के मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो पहले चीफ मिनिस्टर थे अब डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं उसमें। तो ये जो इम्बैलेंस सी गवर्नमेंट है, क्या इसका जो मुस्तकबिल है, इसका जो फ्यूचर है, उसका जो भविष्य है वो पहले से तय हो गया है? क्योंकि ये जो संतोष वगैरह आएगा, और ये कई चीज़ों में आने वाला है, तो शायद फिर से ये बात खड़ी हो कि एकनाथ शिंदे साहब संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर शायद बागडोर किसी और के हाथ में जाए। वैसे भी बागडोर पीछे से तो उन्हीं के हाथ में है। तो एक पंथ दो काज करने का तो किसी का इरादा नहीं है कि शिवसेना जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी दो में टूट जाए, उसका भी विघटन हो जाए परमानेंटली, दोनों शिवसेनाएं कमज़ोर हो जाएं, बहुत कमज़ोर हो जाएं। उद्धव साहब वाली की जो शिवसेना है उसको तो बिल्कुल डिप्लीट कर दिया जाए, उसे इरेज कर दिया जाए, और बागडोर फिर से बीजेपी के हाथ में डायरेक्टली आ जाए, इस लांछन पे कि जो साहब मनोनीत किए गए वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें तजुर्बा नहीं है। ये सब बहुत ही बड़े अनरेस्ट की तरफ ध्यान लाता है, खींचता है। मुझे लगता है महाराष्ट्र इज लाइकली टू गो इनटू अ लॉन्ग स्पेल ऑफ uneasiness, unrest, and that unrest is bound to reflect in a big scale elsewhere. Is it a kind of advanced preparation for 2024 union government elections, parliamentary elections? क्योंकि सरकार गिराना और गिराने के बाद पूरी बागडोर अपने हाथ में लेना, उस जगह, उस स्टेट में जो सबसे रिच स्टेट है, ये बहुत आवश्यक है। वो हो गया है, पर अब वो सीधी सीधी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन की जो हमारी पार्टी है, उसके हाथ में आना बहुत आवश्यक है 2024 से पहले। This invariably means we are in for very, very disturbing times between now and 2024. We have to be very vigilant. We have to be very aware. आज इतना ही. Please share our videos and subscribe to our channel. Thank you.